आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम से साउंड चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, पेज नंबर 251। पहला सवाल, द इको ऑफ ए गन शॉट। किसी गन से फायर किया गया है, उसका आवाज कहीं से गया होगा, टकरा कर गया होगा, उसको इको बोलते हैं। इज हियर 6 सेकेंड आफ्टर इट इज फायर। फायरिंग से 6 सेकेंड के बाद इको सुनाई दिया। मान लिया यहां पर फायर किया गया, मान लिया यहां से गन फायर किया गया, किसी दीवार से किसी सरफेस से गया होगा, साउंड टकरा करके आया होगा, तो जाने और आने में 6 सेकेंड लगा। मतलब 3 सेकेंड जाने में और 3 सेकेंड आने में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द साउंड। बताओ कि इसकी दूरी क्या है। तो 6 सेकेंड लौट के आने में लगा, मतलब कि साउंड को जाने में लगा 3 सेकेंड, और फिर साउंड को आने में 3 सेकेंड। तो जाने का निकालो चाहे आने का निकालो। मान लीजिए कि दूरी x है, तो बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम 3। जाने का निकालो चाहे आने का निकालो। वेलोसिटी दिया गया है 320, यह जाएगा 960। दूसरा सवाल, द इको ऑफ गन शॉट इज हियर 10 सेकेंड आफ्टर इट इज फायर्ड। 10 सेकेंड के बाद सुनाई दिया इस बार। यहां से फायरिंग किया गया है, तो साउंड को जाने में 5 सेकेंड और आने में 5 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद साउंड सुनाई दिया, 5 सेकेंड साउंड को जाने में, 5 सेकेंड आने में। 1700 मीटर की दूरी पर है यह। तो वेलोसिटी बराबर साउंड का वेलोसिटी 1700 बटा 5, 340 मीटर पर सेकेंड। Can a man fire a gun while standing between two parallel hills? 2 पैरेलल हिल के बीच में एक आदमी खड़ा है और एक गन को फायर करता है। हवाई फायरिंग। If he hears first echo after 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इको सुना। चार सेकेंड में एक इको सुनाई दिया इसको। एंड सेकेंड इको 3 सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट इको। पहला सुनाई देने के 3 सेकेंड बाद, मतलब 7वां सेकेंड ही सुनाई दिया। इको सुनाई दिया 4 सेकेंड के बाद। साउंड को 2 सेकेंड जाने में, 2 सेकेंड आने में। और इको सुनाई दिया पहला इको सुनाई देने के 3 सेकेंड बाद, तो 7 सेकेंड के बाद सुनाई दिया। 3.5 सेकेंड जाने में, 3.5 सेकेंड आने में। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हिल्स। दोनों के बीच की दूरी बताइए। यहां से इधर का दूरी, वेलोसिटी है 320, तो 320 गुना 2, और यहां से 320 गुना 3.5, हो गया 640 मीटर। और ये हो जाएगा 320 गुने 7 बटा 2 बराबर 160 गुने 7, 1120। तो कुल डिस्टेंस आ गया 1760, 1760 मीटर। तीसरा का आंसर होगी। चौथा सवाल, A man standing between 2 parallel hills fires a gun। फिर इसी ढंग का सवाल है। He hears one echo after 5 सेकेंड।
एंड अनदर आफ्टर 8 सेकेंड। इसी में सॉल्व करते हैं चौथा। पहला इको सुनाई दिया 5 सेकेंड बाद, मतलब 2.5 सेकेंड जाने में और 2.5 सेकेंड आने में। एगो सुनाई दिया 5 सेकेंड बाद, एगो सुनाई दिया 8 सेकेंड बाद, मतलब 4 सेकेंड जाने में और 4 सेकेंड आने में। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू हिल्स इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340। अगर स्पीड 340 है तो इधर का दूरी हो गया 340 गुने 4, इधर का दूरी हो गया 340 गुने 2.5, ये हो गया आपका 4 चौका 16, 1360 मीटर। और इधर हो जाएगा 340 गुने 5/2 बराबर 170 गुने 5, 850। तो कुल दूरी आएगा 1360 और 850, 2210 मीटर। और 5वां नंबर सवाल है कि इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम ईच हिल। इस हिल से आदमी का दूरी क्या है और इस हिल से आदमी का दूरी क्या है। इस हिल से आदमी का दूरी 1360 मीटर है, इस हिल से आदमी का दूरी 850 मीटर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर क्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। करा एन इको रिपीट्स 2 syllables। इस syllables जो वर्ड है आप एम करीम का बुक जब पढ़ेगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड चैप्टर का थोड़ा सा रीडिंग लीजिएगा, एक पेज थोड़ा सा थ्योरी दिया गया है, तो उसमें आपको बात का पता चलेगा कि syllables मतलब क्या है। बताया गया है कि एक syllables का मतलब समझिए कि 1/5 सेकेंड। लिखा हुआ है कि in 1 second a man can pronounce a maximum of 5 syllables। syllables मतलब क्या होता है, मतलब समझिए एक तरह से इंग्लिश का वर्ड है। syllables हम लोग उच्चारण में यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के दौरान ही पढ़ाया जाता है कि syllables क्या है। तो उसमें एक बात बताया गया कि 1 second a man can pronounce a maximum of 5 syllables। 1 सेकेंड में आदमी मैक्सिमम 5 syllables मतलब बोल सकता है, 5 syllable प्रोनाउंस कर सकता है। जैसे कि बनाना, तो बनाना में 3 syllables है। ये अपना इंग्लिश का विषय है, BA को अलग, NA को अलग, फिर NA को अलग, 10 syllables। तो इस तरह से मतलब बताया गया कि 1 सेकेंड में आप मैक्सिमम 5 syllables प्रोनाउंस कर सकते हैं। 1 सेकेंड में मैक्सिमम 5 syllables प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि एन इको रिपीट्स 2 syllables। 2 syllables का मतलब समझिए आप, 5 syllables कितना देर में बोल सकते हैं हम लोग, 1 सेकेंड में। तो 1/5 सेकेंड में, तो 2/5 सेकेंड में, मतलब 2 syllables कहने का मतलब कि टाइम हमारा ड्यूरेशन है 2/5 सेकेंड, 2/5 सेकेंड। इसे बताया गया है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्स्टेकल सो दैट एन इको मे बी हियर डी बराबर V/20। अगर आप इको सुनना चाहते हैं अपने साउंड का, तो मिनिमम डिस्टेंस आपका और जहां से टकरा करके साउंड आ रहा है उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस V/20। V है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड और बटा 20, इतना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। और ये बताया गया कि 1 सेकेंड में आप मैक्सिमम 5 syllables प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 2 syllables, तो 2 मैंने प्रोनाउंस करने में कितना समय, 2/5 सेकेंड, तो टाइम तो पता चल गया। और इसमें लिखा हुआ है कि साउंड का वेलोसिटी 340 है। तो देखो एन इको रिपीट्स 2 syllables। अब इको रिपीट हो गया, मतलब यहाँ से साउंड गया और आ गया, कितना देर में, 2/5 सेकेंड। तो 2/5 सेकेंड में इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाल है जहां से लौट के आ रहा है, यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है,
यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से गया टकरा कर क्या आया। तो अगर इसके बीच का दूरी x है तो कुल 2x दूरी तय हुआ। कितना सेकेंड में? 2/5 सेकेंड में। कितना स्पीड से? 340 की स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या आ जाएगा? x बराबर 5 × 30 और 40 68 मीटर। इसका मतलब है कि इस रिफ्लेक्शन पॉइंट से जहां से साउंड टकरा करके आ रहा है और जहां सोर्स है उसके बीच की दूरी कितना है? 68 मीटर दूरी है। तब तो ये 2 सिलेबस में इक्को सुनाई दे देगा इसको। जितना 2 सिलेबस उच्चारण करने में समय लगता है उतना समय में इसको इक्को सुनाई दे देगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका 6। लिखा है मोटोरिस्ट इज मूविंग मिडवे ऑन ए रोड। एक रोड है, इसके बीचों बीच एक आदमी जा रहा है। A motorist is moving midway on a road which runs between the 2 parallel hills with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड। 2 पैरेलल हिल के बीच में ही 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बीचों बीच। He hears the echo of the horn after 1 second of sounding it। 1 सेकेंड के बाद ये अपना इको सुनता है। ये अपना हॉर्न बजाया यहाँ, 1 सेकेंड बीता। 1 सेकेंड मतलब 10 मीटर चला। यदि 10 मीटर चल लिया, यहाँ अपना इको सुनता है। यहाँ पर आकर जब ये आदमी यहाँ पहुंचता है 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड के बाद जब यहाँ पहुंचता है तो अपना इको सुनता है, जो यहाँ पर साउंड इसने प्रोड्यूस किया था। मतलब साउंड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चारों तरफ गया होगा साउंड, यहाँ साउंड गया होगा, फिर यहाँ साउंड आ गया होगा। इसको 1 सेकेंड के बाद इको सुनाई दिया। 1 सेकेंड कितना चला? 10। 1 सेकेंड कितना चला? 10। तो मान लीजिए दूरी x है, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 5 है और ये 5 है। ये होगा 5 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट। आई भी हो गया 5 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट। साउंड ने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी दिया गया है 320। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में साउंड कितना दूरी तय करेगा? 320 मीटर। 320 स्पीड है उसका, यही दूरी 320 है। ये आपका हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऐसे नहीं साउंड रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ है, यहाँ आना है। तो 25 प्लस x स्क्वायर का रूट बराबर 160। तो 25 प्लस x स्क्वायर बराबर 256 पर डबल जीरो, तो x स्क्वायर बराबर 200, 600 में जाएगा 25 तो 575, तो x बराबर 255 75 का रूट। तो लगभग 160 से थोड़ा बहुत ही कम आएगा, लेकिन जो भी आएगा हमारा आंसर होगा 2x। इसमें कोई ज्यादा अंतर है नहीं। 160 से थोड़ा बहुत ही कम आएगा, तो 160 गुना 320, 320 से थोड़ा बहुत ही कम आएगा 2x का मान। हमारा आंसर आ रहा है 319.7 के आसपास। तो आपका आ जाएगा 319.7 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहा है मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए हिल। एक आदमी खड़ा है इन फ्रंट ऑफ ए हिल, एक हिल के सामने खड़ा है। बीट्स ए ड्रम, वो ड्रम को पीट रहा है। ढोल वाला ले गए वो, एक ड्रम को पीट रहा है। He observes that echo is not heard if the drumming rate is increased to
40 पर मिनट। अगर 1 मिनट में 40 बार ड्रम को पीटे तो इसको इको सुनाई नहीं देता है। कहने का मतलब इको सुनाई नहीं देने का पहला मतलब समझिए कि पहला बार जब ये ड्रम पीटा और जब फिर दूसरा बार जब पीटेगा उतना देर में साउंड यहां से लौट के चला आएगा। मतलब जितना देर में साउंड लौट के आया उतना ही इंटरवल है इसके 2 लगातार बार ड्रम पीटने का। पहला बार ड्रम पीटे, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, कहीं दीवार में गया, टकरा करके लौट के आया। जब साउंड टकरा करके लौट के हमारे पास आएगा तब उसी समय हम दूसरा बार ड्रम पीटेंगे तो फिर इक्को नहीं सुनाई देगा, इक्को ओवरलैप हो जाएगा। दूसरा बार पीटना और पहला का इक्को, फिर तीसरा बार पीटना दूसरा का इक्को, इसी तरह से ओवरलैप होते चला जाएगा। तो सवाल है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द हिल। बताओ ये दूरी क्या है। अगर साउंड का स्पीड 380 है और ये ड्रम पीट रहा है 40 पर मिनट, 40 पर मिनट 40 बार 60 सेकेंड में, तो एक बार 60/40 सेकेंड, मतलब एक बार पीटना 3/2 सेकेंड। 3/2 सेकेंड मतलब 1.5 सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड में ही चलाना चाहिए साउंड। तो 1/5 सेकेंड में लौट के आना चाहिए, मतलब 380 गुना 1.5 बराबर है, तो 380 गुने 3/2 बराबर है, तो 190 गुने 3, तो ये आ जाएगा हम लोग का 285 हो गया। 40 बार पीटता कितना देरी में, 60 सेकेंड लगता है। तो एक बार में 60/40 मतलब 3/2 1.5 सेकेंड, तो 1.5 सेकेंड इंटरवल है 2 लगातार का। तो 1.5 सेकेंड में साउंड को जाना है और साउंड को आना है, तो 1.5 सेकेंड में साउंड कितना दूरी तय कर लिया। 1.5 सेकेंड में साउंड गया और आया, इसलिए 1.5/2, तो बटा 2 1.5 सेकेंड में साउंड गया और आया, हमको सिर्फ ऐसे निकालना है, 2x पूरा नहीं निकालना, सिर्फ निकालना दूरी। तो एक बार साउंड के जाने का निकालेंगे, तो 1.5 सेकेंड में पूरा गया और आया, तो 1.5 का आधा, तो 1.5 का आधा हो जाएगा 3/4, फिर कट जाएगा 2 9 18 25 10 95, 95 गुने 3, 5 से 15 5 बाकी बचा 1, 27 और 1 28, 285 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा मैन इज ड्राइविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड हेडिंग टुवर्ड्स ए हिल। एक हिल की ओर, एक पर्वत की ओर ही कोई एक आदमी जा रहा है। गाड़ी चला रहा है 180 किलोमीटर पर घंटा से। 180 किलोमीटर पर घंटा का मतलब हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चलाते हुए कोई एक आदमी एक हिल की तरफ जा रहा है। He hears the echo 5 seconds after he has sounded the horn. जब ये हॉर्न बजाता है उसके 5 सेकेंड के बाद ये खुद अपना इको सुनता है। तो मान यहाँ पर हॉर्न बजा दिया, हॉर्न यहाँ बजा दिया, तो साउंड चला, ये आदमी चला 5 सेकेंड तक, तो 5 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया, 250 मीटर 5 सेकेंड में। तब इधर से लौटता हुआ साउंड इसको सुनाई दिया।
मैंने साउंड ने जब इतना दूरी तय किया तब इधर से 250 मीटर चला हुआ था, इसको 5 सेकंड के बाद इनको सुनाई दिया। यहाँ से साउंड भी चला, ये भी चला, साउंड गया टकरा करके लौट के यहाँ आया, आई तब तक यहाँ से 5 सेकंड चल चुका था, यहाँ पर इसको इनको सुनाई दिया। सवाल है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हॉर्न वाज साउंडेड फ्रॉम द हिल। कब हॉर्न बजाया गया था बताइए वहां से। तो 250 मीटर तो यही है, बाकी निकाल लेते हैं कितना है, कहानी खत्म हो जाएगी। तो 5 सेकेंड में इधर 250 मीटर चला और साउंड का वेलोसिटी दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो 340 मीटर पर सेकेंड साउंड का वेलोसिटी है, तो 340 मीटर पर सेकेंड साउंड का वेलोसिटी, तो 5 सेकेंड में कितना चलाइए, 340 गुने 5, मैंने 340 गुने 5 कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये और ये मिला के 340 गुने 5, अब प्लस 250 अगर जोड़ दें तो ये 2 बार का डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के 2 बार का डिस्टेंस निकल जाएगा। साउंड 340 के स्पीड से 5 सेकंड चला, 5 सेकंड यहाँ से यहाँ आया, तो कितना दूरी साउंड ने तय किया, 340 गुने 5 और 250 ही चला, अगर टोटल जोड़ दो तो यहाँ से यहाँ का डबल डिस्टेंस आ जाएगी। तो 5 चौका 20, 15 2 17, 1700 प्लस 250 बटा 2 बराबर x, 1950 बटा 2 बराबर x, क्या आ रहा है 975 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 9। A man is standing at some distance from a hill. एक हिल है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। Receive the echo of sound after 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में इको सुनता है, 2 सेकेंड साउंड जाने में, 2 सेकेंड आने में। अगर यहाँ से आवाज दिया, आवाज वहां से टकरा करके आएगा और 4 सेकेंड इसको फिर सुनाई देगी। He walks 165 मीटर towards the hill, जब 165 मीटर चल लिया तब यही इको इसको 3 सेकेंड में सुनाई देता है। माने कि अब साउंड जाने में 1.5 सेकेंड, आने में 1.5 सेकेंड देगा। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड का वेलोसिटी बताइए। तो अब मान लो कि साउंड का वेलोसिटी भी है, साउंड का वेलोसिटी अगर भी है तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हुआ 2v, और ये हो गया 165 प्लस 1.5, यहाँ से यहाँ का दूरी 1.5 भी, यहाँ से यहाँ का दूरी 2v, तो 1.5v प्लस 165 बराबर 2v, तो 0.5 भी बराबर 165, तो v बराबर इसका दुगना, तो 330 के आसपास, 330 मीटर पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। करें द क्वेश्चन, कैलकुलेट द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द हिल। शुरुआत में कितना दूर था, तो 330 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड साउंड को जाने में लगा, इसका मतलब ही 660 मीटर दूर था। ये क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर इसी में होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है कि मैन रिसीव्स द इको आफ्टर 4 सेकेंड, हिम इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए हिल। एक हिल से जब आदमी कुछ दूरी पर खड़ा है तो 4 सेकेंड में इको सुनता है, मतलब साउंड को 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड आने में लगा। ही वॉक्स 180 मीटर अवे फ्रॉम द हिल, अवे फ्रॉम द हिल। इसके पहले लिखा हुआ था कि
टुवार्ड्स द हिल, ये लिखा है अवे फ्रॉम हिल, मतलब हिल से थोड़ा सा दूर चला गया है। कितना मीटर? 180 मीटर। तब साउंड को यहाँ से जाने और आने में 5 सेकेंड लगता है, मतलब 2.5 सेकेंड जाने में और 2.5 सेकेंड आने में। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और फिर डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द हिल, दोनों बताना है। 12 नंबर सवाल और 13 नंबर सवाल इसी में। पहले 12 नंबर सवाल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक साउंड को जाने में 2 भी, और यहाँ से यहाँ तक साउंड को जाने में 2.5 भी और -180। यहाँ से यहाँ तक साउंड को चलने में कितना दूर तय करना पड़ेगा? 2.5 भी, जिसमें से 80 घटाएंगे तो यह दूरी आएगा 2 भी, तो हो जाएगा 0.5 भी बराबर 180, तो भी बराबर 360। जब भी 360 तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 720। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। What will be the change in phase if a wave is reflected at a rarer surface? समझिए यहाँ मान एक मोटा रस्सी है और एक पतला रस्सी है, तो किसी ने यहां से वेव पल्स दिया, वेव पल्स दिया यहां से। जब ये वेव पल्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो कुछ आगे भी बढ़ेगा और कुछ यहां से रिटर्निंग दिया है। तो जो यहां से रिटर्निंग आएगा एक तो आगे बढ़ेगा, और जो यहां से रिटर्निंग आएगा वो आपका सेम फेज में होगा। ऐसे यहां से पतला रस्सी था, एक वेव इधर भी जाएगा, कुछ वेव आगे बढ़ेंगे और कुछ वहां से रिफ्लेक्ट भी होंगे। जो रिफ्लेक्ट होंगे सेम फेज में होंगे। एक पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन फेज इफ द वेव इज रिफ्लेक्टेड एट ए रेयर सरफेस। अगर रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तो फेज में क्या चेंज होगा? फेज में कोई चेंज नहीं होगा, फेज वही का वही है। ये भी अपने मैक्सिमा पर है, ये भी अपने मैक्सिमा पर है। लेकिन अगर कोई पतला रस्सी है और इधर कोई मोटा रस्सी लगाया हुआ है, और इस केस में अगर हम यहां से वेव पल्स देते हैं तो जहां से लौट के आएगा वेव पल्स वो कुछ ऐसा लौट के आएगा अपोजिट फेज में। ये अपने पॉजिटिव मैक्सिमा पर है, ये अपने नेगेटिव मैक्सिमा पर है, तो फेज में कितना का अंतर हुआ? पाई का। इसमें फेज में कितना अंतर हुआ? 0 का। तो ये दोनों सवाल है। ये तो प्रैक्टिकल करके देखने वाली बात है कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो वहां से जब लौटेगा तो पलट के लौटेगा, वहां जाएगा ऐसे, अलग की लौट के आया नीचे से, फेज में अंतर हो जाएगा पाई का। लेकिन ऐसे रहेगा तो सेम फेज में लौट गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अगर लाइट के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी 10 क्लास में तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम। एक मीडियम से लाइट अगर दूसरा मीडियम में जाएगा
तो इसमें कौन आई और इसमें कौन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू μ2 बटा μ1। अब μ2 का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। म्यू का मतलब क्या होता है? आई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसको सॉल्व करें तो आएगा v बटा v2, मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटा v2। और ये बात आपको पता है कि v और लैम्डा दोनों क्या एक ही जैसा होता है रेशियो, हमें पता है कि v1 बाई लैम्डा 1 बराबर होता है v2 बाई लैम्डा 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होता नहीं है। तो v1 बटा v2 बराबर हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, और इसका भी यूज कर ले यहाँ तो लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो वास्तव में वहाँ म्यू को बोलते थे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। दूसरी तरह से साउंड की भाषा में समझो अपवर्तनांक ही। अगर हम साउंड की भाषा में बोले कि साउंड वेव जा रहे हैं, तो साउंड वेव इसी तरह से सोल्व होगी। जिस तरह से लाइट वेव होते हैं एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाने पर जो कहानी उनका, तब वही कहानी साउंड वेव का। तो इसी में सब बात पढ़ना होता है कि मान लिया जाए कि रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब कोई प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इधर से देखते हैं रेयर से डेंसर, विरल से सघन, ऐसा हम पढ़ते थे। तो ये जो है आपका नहीं, सघन से विरल, सघन से विरल, डेंसर से रेयर। तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागो, इकोन आई इकोन आर। लेकिन हम लोग जानते थे कि एक बार आई बराबर सी मैंने क्रिटिकल एंगल, तो आर बराबर 90 डिग्री। इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण, कि इतना कोण यहां पर बना दो ताकि कोण हो जाए 90 डिग्री, इसे बोलते थे क्रांतिक कोण। मैंने आपतन कोण सी क्रिटिकल एंगल के बराबर कहलाएगा कब? जब ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री होने के लिए यहाँ जितना कोण चाहिए उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और फिर पढ़ते थे कि यदि ये जो आई का वैल्यू है सी से ज्यादा हो जाए तो फिर से अपने मीडियम में लौट आएगा। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे 10वां क्लास के लाइट का थोड़ा सा पार्ट, रिफ्रैक्शन चैप्टर का, अपवर्तन का। ये सब चीजें हम लोग अभी रिपीट करेंगे साउंड के साथ। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऐसा वाला सवाल फॉर एयर वाटर। एयर वाटर माने कि रेयरर, एक तरफ एयर एक तरफ वाटर, तो रेयरर हो गया एयर और डेंसर हो गया वाटर। वाटर of sound wave if the velocity of sound in air and water are respectively 340, इधर है 340 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वाटर में है 1440 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए क्रिटिकल एंगल का मान क्या होगा? क्रिटिकल एंगल का मान यहाँ सी तब होगा जब यहाँ 90 डिग्री होगा। तो आप फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर के हिसाब से, कि साइन सी, क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करा इस फॉर्मूला पर, साइन सी बटा साइन 90, साइन सी इसी कहलाएगा ही, तो सी निकालना है। इसी कहने का मतलब 90 हो चुका है, बोला गया क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब 90 है। तो साइन सी बटा साइन 90 बराबर, तो सी है किस मीडियम का? डेंसर में, तो ऊपर लिखा है 1440, क्योंकि देखो आई तो वहाँ V1, आई तो पहला मीडियम का V1, आर तो दूसरा मीडियम का V2, तो C वाटर की तरफ का, तो वाटर वाला वेलोसिटी, और यहाँ 340, तो 0 0 कैंसिल, तो साइन C बराबर साइन
आई बाई साइन आर बराबर V1/V2। तो साइन आपका ये हो गया क्या, C बाई साइन 90 बराबर 1440/34। ठीक हो जाएगा हम लोग का, इसमें दिया 340। जब कोई अपना ये क्या है सघन से कहा जा रहा है विरल में, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर, तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो साइन C अब आई साइन 90 बराबर V1/V2। तो गड़बड़ है, यहाँ म्यू का मान मतलब कम है, नहीं म्यू का मान यहाँ कम है, तो वेलोसिटी ज्यादा है। वाटर हो गया 1440। Calculate the critical angle for air-water interface for a sound wave if the velocity of sound in air and water are respectively 340 meter per second and 1440 meter per second। तो velocity of sound in air but velocity of sound in gas, air is more denser than water। अच्छा, air is more denser than water। लाइट के हिसाब से, लाइट के हिसाब से एयर हो गया रेयर और वाटर हो गया डेंसर, लेकिन साउंड के हिसाब से, साउंड के हिसाब से एयर हो गया डेंसर और वाटर हो गया रेयर, क्योंकि वाटर में वेलोसिटी ज्यादा है और एयर में वेलोसिटी कम है। लाइट के हिसाब से एयर हो गया रेयर और वाटर हो गया डेंसर, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी हवा में ज्यादा है पानी में कम, लेकिन साउंड का वेलोसिटी पानी में ही ज्यादा है हवा में ही कम। तो एयर हो गया ये, आई हो गया वाटर। तो ये जो सी लिखाएगा वो एयर का, तो ऊपर लिखाएगा 340। गलती से बोला रहा था कि 1440/340 का मान 1 से ज्यादा होता, तो साइन थीटा का मान तो 1 से ज्यादा होता नहीं, यहाँ हो जाएगा 1440। तो 340 दिया गया है क्वेश्चन में और ऐसे इसमें सॉल्व किया गया 360 पर। तो और तो आंसर लाया है आपका 360 पर, मतलब ये बताया गया कि 360 मीटर पर सेकेंड। 360 की जगह तो आ जाएगा 1/4, तो 1/4 आ जाएगा मतलब 0.25। तो सी बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.25। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ है कि साउंड के केस में वाटर हो गया हमारा रेयर मीडियम, क्योंकि वाटर में साउंड का वेलोसिटी ज़्यादा है और हवा में साउंड का वेलोसिटी कम है। जबकि लाइट के बारे में बात करें तो लाइट का कहानी यह है कि हवा में लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा है और पानी में लाइट का वेलोसिटी कम है। तो लाइट के हिसाब से पानी हो गया डेंसर और हवा हो गया रेयर, जबकि साउंड के हिसाब से पानी हो गया रेयर विरल माध्यम और हवा हो गया सघन माध्यम, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ कम है और यहाँ वेलोसिटी का मान ज़्यादा है। तो ये पहले यहाँ एयर डेंसर हो गया एयर, आई रेयर हो गया वाटर। तो जब कोई प्रकाश की किरण बोलते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यहाँ सघन तो एयर है, तो एयर से पानी। तो यहाँ लिखेंगे साइन सी, ई सी तब कहलाएगा जब ये 90 होगा, तो साइन सी बटे साइन 90 बराबर ई वाला वेलोसिटी बटे ई वाला वेलोसिटी, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है साइन आई बटे साइन आर, ई वाला आई ई वाला, तो पहले ई मीडियम का वेलोसिटी बटे ई मीडियम का वेलोसिटी, तो पहले ई मीडियम का वेलोसिटी फिर ई मीडियम का वेलोसिटी। इधर क्वेश्चन नंबर आपका 16। 17 में लिखा हुआ है कि साउंड इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम पी विथ वेलोसिटी v। एक मीडियम p है जिसमें साउंड का वेलोसिटी v है। इट रीचेज ए पॉइंट आफ्टर विच अनदर मीडियम q स्टार्ट्स इन विच द वेलोसिटी इज 2v
अच्छा, भी से चला गया टू ही वाला में, मतलब पहले डेंसर मीडियम था, पहले था मीडियम पी, फिर है मीडियम क्यू। मीडियम पी में वेलोसिटी है भी और मीडियम क्यू में वेलोसिटी है टू भी। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एंगल फॉर वी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर इन मीडियम पी। कह रहा कितना एंगल पर यहाँ होना चाहिए ताकि ई वाला घटना हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, मतलब ये आई का मान सी से ज्यादा होना चाहिए। मैंने कितना एंगल यहाँ होना चाहिए यही पूछना है। यहाँ एंगल का मान कितना दें ताकि लौट के चलाए। पहले देखते हैं कितना पर 90 डिग्री बनाता है, फिर वही काम साइन सी बटे साइन 90 बराबर हम लोग करेंगे, सी इसमें माना गया है तो भी बटा टू भी बराबर 1/2, तो सी बराबर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर तो खाली 90 डिग्री पर जाएगा, यहाँ 30 होगा तो 90 पर जाएगा, लेकिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए इसको लौट के आना है। इसका मतलब यहाँ ना कोण 30 से ज्यादा होना चाहिए, तो आंसर होगा हमारा ग्रेटर देन 30, क्योंकि 30 डिग्री लेंगे तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा नहीं, अपने मीडियम में लौट के आएगा नहीं, तो 90 डिग्री पर चला जाएगा। तो 30 से ज्यादा लेंगे तो फिर से लाइट अपने, लाइट नहीं साउंड के बारे में बात हो रहा, साउंड अपने मीडियम में लौट आएगा। तो थीटा का मान 30 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए देखते हैं लास्ट सवाल, आपका चैप्टर नंबर 2 का 18 नंबर। प्लेन वेव ऑफ साउंड ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट। एयर से ट्रेवल करते हुए कोई एक साउंड वेव आ रहा है 60 डिग्री कोण। A plane wave of sound traveling in air is incident upon a plane water surface at an angle of 60 degree. वाटर सरफेस है, इधर वाटर। तो बता रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, जब यहां से जाएगा तो बताओ कि आर का मान क्या होगा। लेकिन इस सवाल हम इससे पहले हालांकि पहले बनाए थे 16 नंबर सवाल, अभी पीछे मुड़ के देखिए 16 नंबर सवाल में तो आपको बताया थी कि जब एयर से वाटर में जाएगा, एयर से कहाँ जाएगा वाटर में, तो साइड से देखिए आप, ये एयर है, यहाँ मान लेते हैं एयर है और ये वाटर है। तो वाटर एयर से मान लिया कोई जा रहा है वाटर में, अब ऐसे कैसे होगा भाई एयर है इधर वाटर, इधर एयर इधर वाटर होगा, समझने के 16 नंबर ऐसे बनाए। तो एयर से एयर तो हो गया हमारा क्या डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, ताकि इसमें साउंड का वेलोसिटी कम होगा, इसमें तो ज्यादा होगा। तो उसमें हम लोग बताए थे कि ई वाला कोण सी होगा, आई मैंने आर है, आई अगर आई है तो आई बराबर सी, तो आर बराबर 90, तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। हम लोग निकाला था क्रिटिकल एंगल, अगर आई सी है तो आर 90 है, अगर ये सी है तो ये 90 होगा, बराबर क्या हो जाएगा एयर में स्पीड और बटा पानी में 1440, तब आया था 1/4 0.25, मतलब C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.25, माने C का वैल्यू होगा साइन इनवर्स 0.25, तब ये कितना होगा 90। ये 90 तब होगा जब C का मान कितना होगा साइन इनवर्स 0.25, आई साइन 60 √3/2 का मान होता है 0.866, 0.866। तो इसका मतलब है कि 0.25 45 साइन 45 1/√2, मैं मोटा मोटी बात समझे 0.25 से बहुत ज्यादा 0.866, या इसे समझो कि 0.866 से वैल्यू बहुत कम है, मतलब ये वैल्यू 60 डिग्री से बहुत कम है, मतलब कि एयर और वाटर वाले केस में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू बहुत कम है। यहाँ तो 60 है, इसका मतलब यहाँ पर ही पता चल रहा है कि 60 डिग्री जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है।
इसका मतलब ही इस मीडियम में नहीं जाकर के अपने ही मीडियम में लौट आएगा। इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा इसमें, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का मान जो यहाँ पर आई का मान जो है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। देखो क्रिटिकल एंगल कितना है, 0.25। 16 नंबर सवाल में जस्ट निकाले थे। जब भी आपको इसकी बात तो अभी साउंड में है, लाइट में ज्यादा मजा आता है इसमें, ये तो बेसिक 2 सवाल ऐसी गिनती में दे दिया है। लाइट इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन से विरल, जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाए तुरंत चेक करना होता है कि जो आपतन कोण का मान है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कि कम। यहां पर एक बहुत ध्यान देना होता है, क्रिटिकल एंगल से अगर ये कम है तब इस मीडियम में रहेगा, ये जाएगा ऐसे और इसी मीडियम में रहेगा। क्रिटिकल एंगल के बराबर है 90 डिग्री पर जाएगा, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है लौट के आएगा। तो पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लिया जाता है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि इस मीडियम में लाइट जाएगा या इस मीडियम में लौट आएगा कि 90 डिग्री पर जाएगा, ऐसे। इसलिए यहाँ भी हमने 60 डिग्री के ऊपर चेक कर लिया है कि वास्तव में सही में रिफ्लेक्शन यहाँ होगा कि अपने मीडियम में लौट आएगा। पता चलेगा अपने मीडियम में लौट आएगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आंसर में लिखा गया है कि द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड, वेव जो है पूरा पूरा लौट के चलाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दूसरे मीडियम में जाएगा नहीं, अपने मीडियम में लौट के चलाएगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 18 खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ देखेंगे। साउंड में बहुत से चैप्टर हैं, करीब 7 चैप्टर हैं, तो ये चैप्टर नंबर 2 तक खत्म किए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जिससे क्लास में टॉपिक बढ़ रहा है वैसे से यहाँ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे।